स्पीक करने जा रहा हूँ, उनके साथ 2 लाइनें जरूर सर के लिए बोलूंगा। और बोलता, डर मुझे भी लगता था फासला देखकर। ध्यान दीजिए प्लीज, डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। और दोस्तों, मंजिल आपकी तरफ चलना शुरू कर देती है जब आपका बुलंद हौसला देखती है। जिसकी जबान पर फतेह, उसकी मैदान पर फतेह। इस पवित्र मंच के ऊपर मैं अगली आवाज पेश करने जा रहा हूँ सरदार जितेंद्र सिंह जी जम्मू से। ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट लीडर, लीगल लीडर। तो मोस्ट वेलकम सर आपका इस पवित्र मंच के ऊपर। आइए सर और अपनी स्ट्रेटजी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम, वेलकम ऑन द स्टेज। थैंक यू, थैंक यू जगदेव सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। रॉकिंग एंड साथियों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र सिंह जम्मू से। तो जगदेव सर, वीडियो और ऑडियो क्लियर है सर क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। वीडियो और ऑडियो आपकी बिल्कुल क्लियर आ रही है। बैकग्राउंड बहुत अच्छा आ रहा है। नवी लुक में आप आए हो और चश्मा भी बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। चश्मे की भी बात आगे करूँगा कि क्यों लगाया और क्यों ज़रूरत पड़ गई चश्मे की। तो साथियों, सबसे पहले गुड मॉर्निंग सभी को। और थैंक यू उस गॉड का, परमात्मा का, वाहिगुरु का, जिनकी कृपा से आज फिर से एक नया दिन मिला और सुबह सुबह उठकर आप सभी के दर्शन करने का मौका मिला, सभी के दर्शन करने का मौका मिला और सभी को देखने का, सभी के नाम देखने का। जिनका वीडियो नहीं है उनका नाम देख रहा हूँ, जिनका वीडियो आना उनका वीडियो देख रहा हूँ। तो सभी का थैंक यू और शुक्रिया उस भगवान का, उस गॉड का, उस वाहिगुरु का, जिनकी कृपा से आज फिर आपके सामने ऐसा तैयार होकर सुबह सुबह उठकर आप सभी के दर्शन कर रहे हैं। तो थैंक्स गॉड। और उसके बाद थैंक्स मेरे माता पिता का, थैंक्स मेरी फैमिली का, बच्चों का, क्योंकि घर से मोटिवेट रहेंगे तो हर जगह से मोटिवेट ही रहते हैं। और फिर थैंक यू करूँगा अपने उस पर्सन का जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, जूम के मंच पर बैठा हूँ, रेनेडस वेलनेस के इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ। तो वो पर्सन है सरदार हरपाल सिंह जी, कादियाँ गुरदासपुर से, जो मुझे लेकर रेनेडस वेलनेस में आए, जिन्होंने मुझे रेनेडस वेलनेस दिखाया। मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर भी हैं, जिन्होंने मुझे अप्रोच किया। अक्सर वो बात करते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग से मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, तो मैं ब्रॉडकास्टिंग से ही आया था उनकी। तो मैं उनकी ब्रॉडकास्टिंग से आया था। मैं बात करता हूँ आगे और सभी अपलाइंस का थैंक यू करता हूँ। स्पेशली थैंक यू करना चाहूँगा मेरे मेंटोर लीडर सरदार जगजीत सिंह जी पंडोरी गोला तरन तारण से, और पूरे विक्ट्री इंटरनेशनल का, पूरे रेनेडस वेलनेस का, हर एक पर्सन का जिसको मैं जानता हूँ और जिसको मैं मानता हूँ। और थैंक्स करना चाहूँगा मेरी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी और सच्ची टीम का। विजय कुमार जी कमेंट कर रहे हैं, शिव कुमार जी को मैं देख पा रहा था, केवल कृष्ण जी हैं, निशान सिंह जी हैं, बहुत सारी टीम मेरी। मैं किस किस साथी का नाम लूँ? मेरा हर एक साथी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो दीपक जी हैं, बलदेव सिंह जी गुरदासपुर से हैं, सुरेंद्र सिंह जी हैं, सुरेंद्र जी हैं हमारे नए लीडर, और उसके बाद सभी साथी, कमलजीत सिंह जी की बात करूं, मैं किसका नाम लूँ? पूरी टीम मेरे दिल के बहुत करीब है और हर एक टीम के हर एक साथी से मैं बहुत ही प्यार करता हूं। विजय कुमार जी, नीना देवी जी, संगत सिंह जी, सभी। तो मैं इन सभी साथियों का थैंक्स करता हूं। थैंक्स इसलिए नहीं कि मैं इनकी वजह से बहुत ज़्यादा कमा पा रहा हूँ, थैंक्स इसलिए कि जो मेरे साथ खड़े हैं, जो मेरे साथ खड़े हैं, मेरी बात मान रहे हैं। काम जो रेनेडस वेलनेस का कर रहे हैं, ये अपनी सेटिस्फिकेशन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इनको हेल्थ इशू ठीक हुए हैं, ये लोगों को दे रहे हैं, तो ये पुण्य खुद कमा रहे हैं, पर मेरी बात मान रहे हैं, क्योंकि दे तो इनको कंपनी रही है। मैं तो कोई तनख्वाह नहीं दे रहा किसी को, पर मुझे बड़े भाई की तरह ये समझते हैं, मुझे बड़े भाई की तरह नवाजते हैं। तो मैं इनका इसलिए थैंक यू करता हूँ। और उन तमाम साथियों का
जिन्होंने कल मेरे लिए प्रमोशनल वीडियो बनाई। वो प्रमोशनल वीडियो कभी कभी मुझे इमोशनल कर देते हैं कि बहुत अच्छा लगता है, कोई ग्रेट लीडर बोलता है, कोई बहुत अच्छे लफ्ज़ों से निभाता है, और शायद ये सोचता हूँ कि अगर मैं पहले जो काम कर रहा था उसी काम में रहता तो क्या ये बातें मेरे लिए हो सकती थी। तो साथियों आगे बढ़ता हूँ, और मेरा आज का जो टॉपिक है प्रोसेसिंग प्रक्रिया। किसी चीज़ को बनाने में जो समय लगता है उसको कहते हैं प्रोसेसिंग। कोई भी चीज़ आप बनाते हो, कहीं जाते हो, तो उसके बीच का जो समय है उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। और हम जिस चीज़ पे, हम जिस बिजनेस में, जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, वो नेटवर्किंग का है, डायरेक्ट सेलिंग का है। और जहाँ पर भी प्रोसेसिंग में है, बहुत सारे साथी, ज़्यादातर हम साथी सभी प्रोसेसिंग में हैं। जिनकी प्रोसेसिंग ख़त्म हो चुकी है वो मज़े ले रहे हैं, जैसे लखविंदर सिंह खंगूरा, मेघराज शर्मा जी, इंद्रपाल बराड़ सर, ये तकरीबन उस प्रोसेसिंग के प्रोसेस से निकल चुके हैं, पर हम वहाँ पर ही आज अभी हैं। और साथियों मैं काफ़ी समय के बाद जो सुबह वाला सेशन आपके साथ लेकर, काफ़ी समय तो नहीं कहता, थोड़ा समय पहले आया था, पर वो हालात और थे। मैं 1-2 मिनट के लिए कुछ समय आपके लिए, अपने लिए पर्सनल लेना चाहूँगा। वो हालात और थे, वो तब मेरे कंधे पर किसी का हाथ था जो आज उठ चुका है। वो मेरे फादर साहब, जिनकी पिक्चर आप पीछे देख पा रहे हो, आज मेरे साथ नहीं है। पर मैं उम्मीद करता हूँ मेरी सारी अपलाइन, मेरी सारी टीम, मैं इनको अपने मेरे कंधे से मेरे फादर का हाथ तो उठ गया, पर मैं जिन सभी भाई बहनों पर इतना गर्व करता हूँ, इतना मान करता हूँ कि शायद वो मुझे कभी महसूस नहीं होने देंगे। और ये भगवान का प्रोसेस है, भगवान का ही बनाया हुआ एक नियम है कि आदमी कहते हैं कि जमन मरना हुक्म है, भाने आवे जाए। और आज से कुछ रोज़ पहले मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए। हम दुनियावी तौर पर जितना जोर लगा सकते थे हम सभी ने लगाया। मेरे भाई, मेरे माता, मेरी वाइफ, बच्चे सभी, मेरी छोटी भाभी, और इवन कि मेरे सारे रिश्तेदार, जिन्होंने बहुत हमारे साथ अच्छा किया। पर वो भगवान की अटल सच्चाई है कि फिर गुरबानी, क्योंकि मैं सिख धर्म से बिलोंग करता हूँ और गुरबानी को ही पढ़ता हूँ ज़्यादा, तो वहाँ पर लिखा है कि जो आया वो जाएगा, है ना। जो उपजो सो बिनस है, जो उपजा है, जिसकी उपज हुई है वो उसका ख़त्म होना निश्चित है। और भगवान के द्वारा बंदा भेजा जाता है और भगवान ही उसको बाद में ले जाते हैं। और वो समय पूरा हुआ मेरे फादर साहब का, और आज मेरे कंधे से वो हाथ उठ चुका है। पर मैं उम्मीद करता हूँ मैं अपनी सारी टीम, अपने सारे साथी, चाहे वो मेरी टीम में है, चाहे मेरी अपलाइन में, क्रॉस लाइन में है, कि मैं आपको अपने साथ मानता हूँ और आप मेरे साथ हो। जैसे जगदेव सर लिख रहे थे कि हम आपके साथ हैं। सो साथियों, आज मैं आपके साथ कर रहा हूँ तो मैं एक मेंबर परिवार का खोने के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। पर दुनिया चलती रहेगी, क्योंकि रोकर पेट नहीं भरता, काम करना पड़ेगा। खाली रोने से ही अगर पेट भर जाता होता तो मैं शायद रोता ही रहता, इतने दिन से उठता ही ना अपने कमरे से। पर रोकर बच्चों की फ़ी नहीं दी जा सकती, रो कर अंदर बैठकर बाकी खर्चे पूरे नहीं किए जा सकते। उसके लिए हमें मार्केट में निकलना पड़ेगा, अपना काम करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग में फिर आना पड़ेगा। तो मैं वहाँ पर आ गया, और आज मेरा टॉपिक मिला है प्रोसेसिंग। तो साथियों, हर एक साथी जो रेनेडस वेलनेस में काम कर रहा है, चाहे कहीं भी कर रहा है, वो प्रोसेसिंग में है, और मैं भी प्रोसेसिंग में। और इस प्रोसेसिंग को समझना पड़ेगा, हमें इस प्रोसेसिंग को समझना पड़ेगा और प्रोसेसिंग को सपोर्ट करनी पड़ेगी। प्रोसेसिंग मतलब जो काम करने की प्रक्रिया है, जो काम करने में समय लगता है। अगर एक बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा अफसर बनता है, एक अच्छी जॉब करता है, तो जो उसको पढ़ना लिखना जो माता पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया, वो उसने वहाँ पर मेहनत की, बाद में एग्ज़ाम दिए, कोर्स किए, तो वो उसकी प्रोसेसिंग थी। और प्रोसेसिंग हमेशा प्रोसेसिंग जो होती है वो पेनफुल रहती है, दर्द भरी रहती है। अक्सर ये कहा जाता है कि कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेती है, तो प्रोसेसिंग हमेशा दर्द भरी रहती है। पर जब प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाती है तो उसका रिज़ल्ट बहुत मज़ेदार होता है, उसका रिज़ल्ट बहुत औसम होता है।
सो प्रोसेसिंग से हम घबरा नहीं सकते, प्रोसेसिंग से हम भाग नहीं सकते। तो अगर हम प्रोसेसिंग से ही भाग जाएंगे तो हम वो नहीं बन पाएंगे। जैसे एक कहानी कितनी प्रचलित है कि एक बार एक बंदे ने पत्थर उठाया और पत्थर पर चोट करनी शुरू की। छेनी थोड़े से, वो कारीगर था, उसने छेनी थोड़े से उस पर जब चोट लगाई तो पत्थर बोला कि मुझे ये चोट ना मारो, मुझे बहुत पेन हो रही है, मुझ पर छेनी मत चलाओ, मुझ पर हथौड़ी मत चलाओ। मतलब वो पत्थर प्रोसेसिंग से डर गया। तो उस पर्सन ने क्या किया, वो पत्थर बहुत खूबसूरत पत्थर था, उसी जगह पर फेंक दिया और आगे कुछ रास्ता निकल कर गया, वहाँ से एक पत्थर और मिला तो उस पत्थर पर उसने छेनी थोड़े से चोट करनी शुरू कर दी। तो अब क्या हुआ कि वो जिस पत्थर पर चोट हो रही थी, दर्द पेन तो उस पत्थर को भी हो रहा था, पर उस पत्थर ने प्रोसेसिंग को सपोर्ट किया, पेन को बर्दाश्त किया और देखते ही देखते कुछ दिनों में, कुछ समय में वो पत्थर एक खूबसूरत भगवान की मूर्त बन गया। उस पत्थर को उठाकर जब लाए तो उन्होंने लाकर उसको मंदिर में स्थापित कर दिया और आते आते उन्होंने वो पत्थर भी उठा लिया जिसको चोट से दर्द लगता था, जिसने प्रोसेसिंग को सपोर्ट नहीं किया, तो उन्होंने वो पत्थर उठाया और मंदिर के बाहर रख दिया और जिस पत्थर ने प्रोसेसिंग को सपोर्ट किया था उसको मंदिर के अंदर रख दिया। अब लोग आते हैं उस पत्थर के आगे सर झुकाते हैं जिसने सिस्टम को फॉलो किया, सिस्टम को सपोर्ट किया और पेन को बर्दाश्त किया, दर्द को बर्दाश्त किया, और उसके बाद बाहर निकलते हैं और एक नारियल लेते हैं और उस पत्थर के ऊपर फोड़ते हैं जिस पत्थर ने सपोर्ट नहीं किया था प्रोसेसिंग को। अब कहते हैं कि पेन, अगर दर्द बर्दाश्त किया तो भगवान बन गए, नहीं किया तो फिर चोट तो पूरी उम्र तब भी खानी पड़ेगी। मार तो समय की पड़नी ही पड़नी है। अगर आप प्रोसेसिंग को सपोर्ट करोगे तो बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे, नहीं तो दुनिया है भाई जहाँ पर बचने वाला तो कोई है नहीं। तो इसलिए हमें प्रोसेसिंग को सपोर्ट करना पड़ेगा। और रेनाडस वेलनेस में आपका चाहे सफ़र 10 दिन का है, चाहे 10 महीने का है, चाहे साल का है, चाहे 2 साल का है, आप अगर अच्छे से पूरी तरह से, अगर आपको इनकम का सोर्स आपका अगर 1 लाख से कम है या 2 लाख से 3 लाख से कम है तो अभी तक आप प्रोसेसिंग में, मैं तो ये कहूँगा कि रेनाडस वेलनेस में जो 5, 6 या 10 लाख भी महीने का कमा रहा है तो वो भी प्रोसेसिंग में है। जहाँ तो एक असीम सागर है, जहाँ पर 1-2 बूंद नहीं, हम पूरा पंप लगाकर भी वहाँ से निकालते रहते तो सागर का कुछ नहीं जाने वाला, हमारा घर भर जाने वाला है। तो रेनाडस वेलनेस में हम अभी प्रोसेसिंग में चल रहे हैं, तो हम प्रोसेसिंग को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम इस सिस्टम को सपोर्ट कर सकते हैं डेली ब्रॉडकास्टिंग कर। तो मैं कमेंट में जानना चाहूँगा कि कौन कौन साथी ईमानदारी से बताइए कि डेली ब्रॉडकास्टिंग करता है। 131 लीडर हैं हमारे अभी तक सेशन में बने हुए। तो डेली ब्रॉडकास्टिंग कौन कौन से साथी करते हैं? बलजीत को सिस्टर लिख रही है जस सर, मी रमेश्वर दास जस, तो जे राकेश कुमार जी है ना, और जे सभी साथी कमेंट कीजिए साथियों। एक बलराज सिंह जी लिख रहे हैं कि मैं डेली ब्रॉडकास्टिंग करता हूँ। तो जे अगर आप डेली ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो तो ये प्रोसेसिंग को आप सपोर्ट कर रहे हो और आप कामयाब निश्चित होंगे। और उसके बाद अगर आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो तो क्या जिनको ब्रॉडकास्ट कर रहे हो उनका फॉलोअप ले रहे हो? आप चेक करते हो ब्रॉडकास्टिंग में वीडियो को क्लिक कर इन्फो में जाकर कि किस तक आपका वीडियो डिलीवर हुआ, किसने आपका वीडियो देखा, किसने नहीं देखा, किसके पास ये वीडियो डिलीवर हो रहा है और किसके पास नहीं हो रहा। फॉलोअप में क्या करना है, जिसके पास डबल टिक होगी इसका मतलब उसके पास वीडियो डिलीवर हो रहा है, उसको कॉल कीजिए, पूछिए सर मैं आपको डेली एक वीडियो भेज रहा हूँ, आप देख रहे हो, आपको कैसा लग रहा है उस वीडियो के बारे में, जो उस वीडियो में बताया जाता है या दिखाया जाता है उसके बारे में आप क्या कमेंट करना चाहोगे कि क्या ये प्रोडक्ट आपके लिए भी अच्छा हो सकता है? तो बंदे का जवाब 2 ही आएगा, बातों में आएगा, जैस या नो में, कि मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, और या फिर ये आएगा कि मैं वीडियो देखता ही नहीं। तो उस स्थिति में आप उसको बोल सकते हो कि सर देखिए ज़रूर वीडियो, अच्छा बुरा तो बात की बात, आप देखिए ज़रूर, मैं आपको डेली एक वीडियो भेज रहा हूँ, आपको वो डिलीवर भी हो पा रही है पर आप देख नहीं रहे। 1-2 बार उसको वीडियो को देखिए, जो वीडियो आपको डेली न्यू आते हैं, हर दिन नए रिजल्ट भेजता हूँ। एक मेरे पास एक ऐसी संजीवनी ऐसा प्रोडक्ट लगा है जिसके जरिए हम अपने घर से तो बीमारी को भगा चुके हैं, आज समाज से इस बीमारी को भगाने के लिए
निकल चुके हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देखोगे, आपको अवेयरनेस के तौर पर आप अगर उस प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे तो आपके घर से, आपके मोहल्ले से भी बीमारी दूर हो जाएगी। अगर और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर हम एक इनकम का सोर्स भी पैदा कर सकते हैं, अपने आर्थिक हालातों को भी सुधार सकते हैं। आपको ये करना होगा, ये प्रोसेसिंग, और लोगों की परवाह नहीं करनी होगी। क्योंकि आपने अगर मैं भी ऐसा करता हूँ, अगर 5 लोगों को कॉल करता हूँ तो वहाँ से 1, 2 या 3 लोगों के ऐसे कॉल आते हैं कि यार छड़, ये फालतू के काम है। पर अगर मान लीजिए हमने 10 लोगों को फॉलो अप कॉलिंग की एक दिन में या 2 दिन में, वहाँ से 2% भी हमें समझेंगे, 2% भी हमारी बात को समझ गए, एक ने भी रेनाडस प्रोडक्ट ले लिया तो हमारा एक्स्ट्रा लगा क्या? समा तो हम दे ही रहे हैं। मगर अगर हम प्रोसेसिंग को ले रहे हैं, प्रोसेसिंग में का साथ दे रहे हैं, तो हम लगे हुए उस शैनी हथौड़े को बर्दाश्त करने में। नहीं तो अदरवाइज हम उस पत्थर की तरह तो पड़ेंगे जिस पर अब नारियल फोड़ा जा रहा है। लोगों की बात सुनिए मत, लोगों को कहना है, लोग कहते रहेंगे। और आगे प्रोसेसिंग में जिन लोगों के मोबाइल में आप वीडियो डाल रहे हो ब्रॉडकास्ट में, एक सिंगल टिक लगा तो उसको कॉल कीजिए और बोलिए सर आपके पास शायद मेरा नंबर सेव नहीं है, कृपया मेरा नंबर सेव कीजिए। मैं कभी कभी आपके स्टेटस देखते हैं, कभी आप मेरे स्टेटस देख लोगे तो थोड़ा सा इससे हमारी बातचीत बढ़ेगी। और मैं कुछ ऐसे कंसेप्ट से जुड़ा हूँ जहाँ पर मुझे मन ही मन में बहुत सेटिस्फिकेशन है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आपको मेरा नंबर सेव कर लीजिए, उनको नंबर सेव कराइए, क्योंकि आपको पता है ब्रॉडकास्टिंग में उसी पर्सन के पास वीडियो जाएगा जिसके पास आपका नंबर सेव होगा। आपके पास तो होगा ही होगा। और नेक्स्ट जो प्रोसेसिंग में बता रहा हूँ, क्योंकि ये डेली यही बातें होती हैं, ब्रॉडकास्टिंग, फॉलो अप, जूम, तो इन्हीं से निकलता है बड़ा काम, इन्हीं से निकलता है बड़ा बिजनेस। अगर देखिए फार्मूला तो वही रहेगा, 2 और 2, 2 + 2 = 4, यही रहेगा, रहती दुनिया तक रहेगा, जब तक ये संसार रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 और 2 को जोड़ने से 5 हो जाए या 3 हो जाए। तो फार्मूला तो वही रहेगा, कामयाबी का प्रोसेस, बस उसको समझने की ज़रूरत है। और डेली जूम ये भी प्रोसेसिंग का एक हिस्सा है। अब हमारी काउंटिंग 131 पर रुकी हुई है। तो जहाँ पर आज जगदेव सर कॉलिंग करेंगे तो पता लगेगा कहाँ पर चूक रह रही है, किस साथी के कल, किस कोड के कल कितने लीडर थे और आज उसके कितने लीडर हैं। क्या वो कल से 1 लीडर 2 लीडर की गिनती बढ़ा पाया है? अगर यस, तो वो ग्रुप का जो लीडर है वो जिम्मेवार लीडर है, अदरवाइज वो इररिस्पॉन्सिबल है। वो खुद तो कुछ नहीं कर रहा, अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए भी उस फील्ड में भी कोई प्रयास नहीं कर रहा। तो उसको हक नहीं है उस टीम में लीडर रहने का। वो कल ही रिज़ाइन करके किसी और लीडर को नॉमिनेट करके आगे कर दे, जो पर्सन डेली कॉलिंग कर रहा है। क्योंकि हमें शर्म आ रही है, और कहते हैं कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। हम अपने कर्मों को तो ख़राब कर रहे हैं, पूरी टीम को खजल कर रहे हैं, टीम को ख़राब कर रहे हैं। सो इसलिए लीडर वही है जिसमें लीडरशिप के गुण हैं, जो अपनी टीम को लीड करा रहा है। लीड का मतलब आगे अपनी टीम को ले रहा है। अगर सेनापति अच्छा हो, तगड़ा हो, तो कहते हैं कि कमज़ोर सेना भी जीत जाती है सिर्फ सेनापति के दम पर। कहते हैं कि गोली में दम नहीं होता। आपके पास में गोली क्या है उसमें दम नहीं, चलाने वाले में कितना दम है वो देखा जाता है। बाइक, किसी के पास बहुत बड़ी तगड़ी बाइक है पर किसी के पास नॉर्मल स्कूटी, और वो स्कूटी वाला भी कभी कभी बड़ी बाइक को क्रॉस करता अगर उसमें दम है। तो ये चीज़ हमेशा ही मैं आपसे करता हूँ कि अगर आपको कुछ बात मेरी बुरी लग रही हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए, पर असल में सच्चाई ये है कि आप अकेले नहीं हो इस प्रोसेसिंग में। आप अकेले नहीं हो। जो टीम लीडर है वो अकेले की बस की बात नहीं। आपके अकेले के घर में पैसे ना आए, आप ये सोच कर बैठे हो आगे तो आगे, नहीं आए तो नहीं आए। पर साथियों, जिन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया है, जिन्होंने आपको अपना मेंटोर समझा है, आपको अपना माई बाप समझा है, आपको देखकर वो बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर क्या छवि छोड़कर जा रहे हो आप बाहर तो बड़े बड़े दिखावे कर रहे हो, टीम के आगे ये कर देंगे वो कर देंगे, पर आईने में अपने आप से नज़र नहीं मिला पा रहे कि मैं क्या कर पा रहा हूँ। जितनी मेरी स्ट्रेंथ है
मैं उतना जोर नहीं लगा पा रहा। जी आपका आईना ही, आपको शीशा, आपका मिरर आपको जितना अच्छे से बता सकता है, दुनिया का कोई ज्योतिषी, दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर, दुनिया का कोई पर्सन, कोई डॉक्टर, कोई साइकियाट्रिस्ट आपको नहीं बता सकता कि आपके अंदर क्या चल रहा है, जितना जितना आपका वो शीशा, वो आपका आईना, आपको मिरर बता सकता है। तो मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है कि रोज़ सुबह या शाम एक समय निश्चित कर लीजिए और 2 से 3 मिनट के उस शीशे के सामने खड़े रहिए और अपने आप को गौर से देखिए। बहुत कुछ पता लगने वाला है। पहले तो ये पता लगेगा कि आपकी दाढ़ी में कोई सफ़ेद बाल तो नहीं आ गए, हंसना भी ज़रूरी है। और उसके बाद ये पता लगेगा कि आपके माइंड के अंदर क्या आ रहा है। ये शीशा है जनाब, अंदर की बातें बताता अगर आपकी आंख देखने वाली हो। मैं आज शीशे से याद आया कि मैंने आज आप चश्मा पहना हुआ है। साथियों ये प्रोसेस है दुनिया का, मैं भी उस प्रोसेस में निकल रहा हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं हाइपरटेंशन बीपी का पेशेंट था। मैंने बीपी की दवाई 4.5 साल खाई और कोई भी मेडिसिन आप ज़्यादा समय के लिए लेते हो तो उसके साथ अलग मेडिसिन और अलग अलग हेल्थ इशू हो जाते हैं। तो तब मुझे बीपी की दवाई के साथ कोलेस्ट्रॉल हाई की दवाई भी मैं टैबलेट लेना शुरू कर चुका था। खून पतला करने वाली एस्पिरिन भी ले रहा था, गैस के टैबलेट, ताकत के टैबलेट, मैंने 4 से 5 टैबलेट डेली ले रहा था मैं। उस प्रोसेसिंग में मेरी आई साइट थोड़ा सा वीक होना शुरू हो गई और उसके बाद मुझे चश्मे की ज़रूरत पड़ गई। फिर मुझे मिला रेनाडस वेलनेस का एक खूबसूरत सिस्टम, जिससे मैंने चश्मा पूरी तरह तो नहीं छूटा पर मैंने छोड़ दिया। मैं नहीं डाल रहा था क्योंकि मुझे काम चल रहा था, मेरी आई साइट थोड़ी पहले से बेटर लग रही थी। उसके बाद एक ट्रेजिडी हुई जिसमें मेरे साला साहब मेरा छोटा ब्रदर की तरह था, वो दुनिया से चले गए बहुत ही यंग एज में। तो उनको याद कर कर आँखें भर आती थी, आंसू निकल कर आँखें फिर से उसी जगह पर आ गई जहाँ पर मुझे इस चश्मे की ज़रूरत पड़ गई। तो फिर वो समा निकला, 2-3 साल निकले, जब 2023 की बात है। फिर मेरे रेनाडस वेलनेस ने अपना प्रोडक्ट ने वही चमत्कार दिखाया, नोवा ने, तो मुझे वापस रिकवर किया। फिर मुझे आँखों की जो ऐनक की ज़रूरत, जिस चश्मे की ज़रूरत कम पड़नी शुरू हो गई क्योंकि मैं रिकवर हो चुका था, मेरी आई साइट बढ़ना शुरू हो गई थी। मैंने इमोजेंथ भी यूज़ किया था, मैंने नोवा भी यूज़ किया, मैंने हरिद्रा भी यूज़ किया, कड़ाइयों में डेली ले रहा था। तो मैं रिकवर करना शुरू कर गया। बट फिर मेरे घर में एक ट्रेजिडी हुई, मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए, जिसकी बात मैं अभी आपको कर चुका हूँ। 10 तारीख रखड़ी के अगले दिन, राखी का जो त्यौहार था उसके अगले दिन हुई। तो 10 तारीख से लेकर 19 तारीख तक वो सारा क्रियाक्रम चला जो 10वें तक का प्रोसेस था। और आज भी मेरी आंखें भर आती हैं, तो वो ज़्यादा रोने से, आँखों से पानी निकलने से, क्योंकि दुनियावी हूँ, ये तो मुझे पता है ना, जो आया सो चल सी, सबको आई बारी है, कोई हर एक की बारी आएगी, जो आया वो जाएगा। पर दुनियावी इंसान हूँ, मन नहीं मान रहा इस चीज़ को, तो रोने की वजह से फिर से मेरी आंखों की वो आई साइड उसी चश्मे के बिना नहीं चल रही। और अगर मैं इसके बिना भी अगर आपको ये लगाता, वीडियो देखता, तो उसके अलावा कहने का मतलब ये है कि मैं अगर फिर से यही आपको आंखों इसी से देखता रहता तो क्या होता था कि मेरे को वो क्लियर नहीं आना था। तो अभी मैं क्लियर दिखे इसलिए मैंने ये चश्मा वापस डाल लिया। तो बस उस भगवान पर भरोसा है, रिकवर करूँगा अपने आप को। फिर से रेनाडस नोवा, रेनाडस वेलनेस ले रहा हूँ। मैं गिरता हूँ, रेनाडस मुझे उठा देता है, ये नेटवर्किंग उठा देती है, आप लोगों का प्यार उठा देता है, और फिर से इस चश्मे से जान छुड़ाऊँगा। पर अभी मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे इसकी नीड है, तो मैं ये डाल लिया। मैं दिखावा नहीं करता कि मुझे चश्मा नहीं, मुझे ये नहीं, मुझे वो नहीं, पर जो समय के हालात को समझना पड़ेगा, आपको समय के साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो सॉरी, मैं आपका कीमती समा अपनी बातों में ले गया, थोड़ा सा इमोशनल होके, मुझे माफ़ कीजिए। और मैं फिर से प्रोसेसिंग पर आता हूँ। साथियों, प्रोसेसिंग में ये होता है कि आपने ब्रॉडकास्ट की बात कर रहा था, जूम की बात कर था। अगर डेली जूम से आप जुड़ते हो तो डेली जूम पर जुड़कर आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो, डेली सीख कर बहुत बड़ा काम कर सकते हो। अगर किसी की एक बात भी आपकी समझ में आ गई तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। कभी कभी हम अपने किसी रिश्तेदार के घर गए होते हैं, कभी कभी हम कोई रिश्तेदार हमारे घर आया होता है शाम को, सुबह, वो अलग बात है कि हम वर्किंग में होते हैं। तो
कभी कभी हमारा कोई रिश्तेदार हमारे घर आ गया, कभी कोई फ्रेंड आ गया, हम कहीं गए तो समय हो चुका होता है जूम मीटिंग का, और हम सबसे पहले जैसे दूध में से, चाय में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं, ऐसे अपने दिमाग में से जूम को निकाल के बाहर फेंक देते हैं, छोड़ यार आज गप्पे छप्पे लगाएंगे। तो साथियों, इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, अगर आप उस साथी से अपना जूम लगाते, ये बात नहीं कि रोज़ वही बातें होती हैं, कोई नहीं कल लगा लेंगे, कोई नहीं परसों लगा लेंगे ना, पर असल में आपको ज़रूरत तब जूम लगाने की है जब आपके घर में कोई आया है। अगर आप बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, एक तो आप ब्रॉडकास्ट डाल कर उस बंदे को कह रहे हैं कि आप हमारा वीडियो देखिए, हमसे जुड़िए। दूसरा, आप चाहते हैं कि वो बंदा आपका प्रोडक्ट यूज़ करे। और तीसरा, आपके पास एक सुनहरी मौका मिला कि वो पर्सन आपके घर में, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके कलीग आपके घर में आए हुए हैं और आप उससे अपना वो जानकारी प्रोसेसिंग छुपा रहे हैं। आप उसके सामने जूम लगाइए, मोबाइल में बैठ दीजिए, उसको बोलिए सर सॉरी सर मेरी एक मीटिंग है, मैं आपको कुछ समय के बाद वापस मिलता हूँ, गप्पे शप्पे लगाएंगे, बैठेंगे, खाना शाना खाएंगे, आप बैठिए प्लीज़। अगर आप चाहो तो मेरे साथ बैठकर मेरी मीटिंग को अटेंड कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर हमें सिर्फ सुनना होता है, हमारा कोई वीडियो या हमें कोई अपना बोलना नहीं होता। तो मे भी चांस है कि वो आपका वो रिश्तेदार, आपका साथी आपके साथ वो जूम सुने, नहीं सुनेगा तो बाहर बैठकर ये सोचेगा तो सही कि यार इसकी मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, ये बंदा जो काम कर रहा है इतना तगड़ा काम है, कहीं ना कहीं उसके मन में वो पॉजिटिव विचार जाएगा। कहिए दिखाइए सर, ये दिखाने का बिजनेस है, जो दिखता है वो बिकता है। आप इतना सुनहरी मौका कैसे खो सकते हो कि आपको एक पर्सन आपके घर में आया और आप उसको जूम की इतनी बेशकीमती जानकारी देने के बजाय अपने दिमाग से ही जूम को बाहर निकालते हो। ये बिल्कुल रॉन्ग है और रॉन्ग चीज़ें मत कीजिए। ये प्रोसेसिंग का हिस्सा है। वो प्रोसेस आप उस पर्सन को अप्रोच करने में, उस पर्सन को अपने साथ जोड़ने में कितना कारगर साबित हो सकता है, आप सोच के देखिए, अंदाज़ा आपको खुद ब खुद लग जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नहीं सोच पाएंगे। और ईमानदार प्रोसेस है, ईमानदार रहिए, लोगों की बात मत सुनिए। कुछ लोग कहेंगे छोड़ यार जूम इधर लग, उसको बोल भाई मेरा ये हेल्थ देख, जो मैं ठीक हूँ ना तेरे सामने, मैं इसी प्रोडक्ट की वजह से हूँ। आज मैं अगर इनकम ले पा रहा हूँ तो इसी प्रोडक्ट की वजह से हूँ। मैं तो अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि यार मैंने कोई दिहाड़ी थोड़ी लगानी है टोकरा सिर पर उठाकर, पर यही मेरा बिजनेस है। अगर मैं बिजनेस को छोड़ दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, क्या करूंगा। लोगों की बात मत सुनिए। एक बात याद आ गई, दो बच्चे थे, एक 11 साल का, एक 6-7 साल का बच्चा था, एक 11 साल का 12 साल का बच्चा था। दोनों खेल रहे थे, कुआं था साथ में, और खेलते खेलते बड़ा बच्चा कुएं में गिर गया। अब दोनों दोस्त थे, भाई थे। तो छोटे वाले ने देखा इधर चीख पुकार की, कोई दूर दूर तक नहीं था क्योंकि कुआं गांव से दूर था और वहां कुएं के साथ वो खेल रहे थे। अब छोटे बच्चे ने क्या किया, जहां कुएं से पानी निकालने के लिए एक बाल्टी लगी थी, रस्सी लगी थी, उसने कुएं में फेंकी और बड़े वाले ने वो पकड़ ली और वो उसको खींचना शुरू किया। अब छोटा बच्चा था, नीचे बड़ा गिरा हुआ था, उसका वजन ज़्यादा था। खींचते खींचते उस बच्चे के हाथ घिस गए, हाथ लाल हो गए। वो पूरी तरह से थक चुका, पूरी तरह से खींचता रहा, उसके हाथों में खून तक निकलने लगा। पर उसको था कि अपने भाई को बचाना, और वो बचा गया उसको। अब वो कैसे हो पाया कि छोटा सा बच्चा 7 साल का इतना जोर लगा गया, क्योंकि उसको उसकी टांगे खींचने के लिए लोग वहाँ पर नहीं थे। अगर लोग वहाँ पर रहते, गांव पास होता, लोग होते, तो वो कभी कर ही नहीं पाता, क्योंकि लोग कहते जे तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। पर उसको ये कहने वाला कोई नहीं था कि तू नहीं कर पाएगा, तेरे से होगा नहीं। इसलिए वो जोर लगाता रहा और अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा बड़ा काम कर गया। हमें भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा। लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, पर उनकी सुनना बंद कीजिए, जोर लगाइए। अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा जोर आप लगा सकते हो, पर हो क्या रहा है, हम अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही जोर नहीं लगा पा रहे। साथियों, करिए। और मेरे को स्टोरियाँ बहुत आती हैं, मैं स्टोरियों में आपका समय ज़रूर ले रहा हूँ, पर ये मोटिवेशन की स्टोरियाँ आपको मोटिवेट करेंगी। कहते हैं कि मूर्ख लोगों से नहीं झगड़ना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी टांगे खींचेंगे, आप सीधा अपने रास्ते चलते रहिए। एक बार छोटी सी फिर एग्जांपल देता हूँ। एक गधा था और एक गीदड़ था, दोनों आपस में बहस कर रहे थे। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी मूर्ख पर्सन से बहस मत कीजिए। जो अपने आप को ज़्यादा समझदार समझता है वो भी मूर्ख ही है। तो उनसे बहस मत कीजिए, अपना काम अपने ही तरीके से प्रोसेस से करते रहिए, सिस्टम को फॉलो करते रहिए, अपनी ऑफलाइन की बात मानिए और अपनी
3 को समझाइए। एक गधा और एक क्या था, गिदड़, दोनों आपस में बहस कर रहे थे। तो गधा बोल रहा था कि घास जो होती है, जो घास जो ग्रास को घाह बोलते हैं जिसको, ये पीले रंग का होता है, जो घास है वो पीले रंग की होती है। और गीदड़ बोल रहा था नहीं, ये पीले रंग की नहीं, ये सभी कहते हैं कि ये हरे रंग की होती है और ये असल में हरे रंग की है। तो गधा बोल रहा नहीं, वो पीले रंग की है। इतने में इन दोनों की बहस बढ़ जाती है और वहाँ से जंगल का राजा शेर निकल रहा था। तो शेर आकर पूछता भाई क्या चक्कर है। बोलते हैं महाराज हमारी जो बहस का जो मुद्दा है उसको सॉल्व कीजिए, बोलो। तो उन्होंने बताया, गधे ने बताया कि मैं बोल रहा हूँ कि घास पीले रंग की होती है, जे बोल रहा है घास हरे रंग की होती है। अब आप बताइए घास पीले रंग की होती है कि नहीं होती है। तो शेर ने बोला बिल्कुल घास तो पीले रंग की होती है, जितनी जो हरियाली है जो सारी पीले रंग की होती है ना। तो फिर गधा बोला कि हाँ अगर ये पीले रंग की होती है तो फिर जो गिदड़ मुझसे बहस कर रहा था इसको सजा दीजिए। तो शेर ने बोला कि 5 दिन जो गिदड़ खाना नहीं खाएगा, इसको 5 दिन खाना नहीं मिलेगा, ये इसकी सजा है। ये कहकर गधा चला जाता खुश होकर, और गिदड़ फिर शेर से मिलता है और बोलता है कि महाराज आपने ये क्या किया। आपने बोल दिया कि घास पीले रंग की होती है, असल में घास तो हरे रंग की होती है। और फिर तो शेर बोला हाँ घास तो हरे रंग की होती है। तो बोले आपने पीले रंग की क्यों बोल दिया, और उसके बाद आपने मुझे सजा भी दे दी। अगर आपने उसका दिल रखने के लिए बोला तो फिर मुझे सजा तो ना देते। शेर बोलता है कि तुझे सजा इस बात की नहीं कि घास पीले या हरे रंग की है, सजा तुझे इस बात की मिली है कि तू गधे से बहस रहा है, तू बहस गधे से कर रहा है, तेरे को सजा इस बात की मिल रही है। आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मूर्ख पर्सन से बहसना ही बड़ी मूर्खता का काम है, ना कि उसको मनाना, जो उसको समझाना जो क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है। अपने प्रोसेसिंग का साथ दीजिए, आपको देना होगा। हमेशा दर्द बड़े इस प्रोसेस से निकलेंगे तो बहुत अच्छा कुछ मिलेगा। आज आप मार्केट में जा रहे हो, आप प्लान कर रहे हो, प्रोडक्ट कर रहे हो, आप प्रोसेसिंग का हिस्सा बन रहे हो, 4 से 5 प्लान डेली कर रहे हो, आपसे लोग मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, पर आप करते रहिए। 3 साल आप अपने बिजनेस को नौकरी समझकर कीजिए। अगर नहीं पता, नौकरी कभी नहीं की, तो उनसे पूछिए जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, जो मतलब इवन कि बड़े बड़े ऑफिसर भी हैं, जो बड़े बड़े अफसर होते हैं ना, बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं ना, बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, वो शाम को अपने घर में आकर बिस्तर पर ऐसे पड़ते हैं जैसे किसी ने उनके हृदय, उनके शरीर में से वो रूह निकाल ली, जान ही निकाली, ऐसे गिरते हैं। मैं जानता हूँ बड़े लोगों को, बड़े रिश्तेदार हैं मेरे, बढ़िया बेटियाँ हमारी जो डॉक्टर हैं, वो गिरते हैं अपने बिस्तर पर आकर, क्योंकि वो दिन में कोई कहीं नहीं चला रहे, वो दिन में कोई ऐसा हार्ड वर्क नहीं कर रहे, पर जो दिमाग को जूझ कर वो काम कर रहे हैं, उसी से ही मेंटली स्ट्रेस ही उनको दिखा देता है, थक जाते हैं, जॉब दिमाग लाते। एक फौज का सीईओ होता है ना, कर्नल साहब, उनके पास सभी क्वेश्चन के आंसर होते हैं, क्योंकि वो वेल एजुकेटेड है, पर वो थकते वो भी हैं, क्योंकि वो काम हार्ड वर्क नहीं पर उस स्मार्ट वर्क से भी दिमाग भी थक जाता है। सो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आप काम कीजिए, 3 साल दीजिए इस प्रोसेसिंग को, इस काम को, किसी भी काम को कर रहे हैं, और लगातार मेहनत कीजिए और नौकरी की तरह कीजिए। फिर उसके बाद देखिए मज़ा, ये प्रोसेसिंग का अगर आप साथ देंगे तो एक दिन बहुत अच्छे से काम हो जाएंगे। और नेटवर्किंग की तो परिभाषा ही यही है, एक अच्छी कंपनी जो प्रोडक्ट बेस हो, क्या आपके पास वो है? कमेंट करते रहिए। एक अच्छी कंपनी जो प्रोडक्ट बेस हो, और उसके बाद 4 से 5 साल का समय और कड़ी मेहनत, आके आप अगर इस सिस्टम में जुड़े हो, आप इस मीटिंग में हो, तो इसका मतलब आप उस कंपनी में हो जो एक अच्छी, सच्ची और सुच्ची कंपनी है, और जो प्रोडक्ट बेस है, रेनेडस वेलनेस प्रोडक्ट बेस कंपनी और अच्छी सच्ची कंपनी है, आप इसमें हो। आप 1 नंबर स्टेप को क्रॉस कर चुके हो, अब दूसरा स्टेप 4 से 5 साल का समय और कड़ी मेहनत। क्या आपको 4 से 5 साल हो गए हैं? कड़ी मेहनत कर रहे हो? कुछ लोगों को समा हो गया 3 साल, पर मेहनत कड़ी नहीं की। कुछ लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं पर समा भी 2-3 साल का हुआ। ये सभी चीज़ें मिलेंगी तो आप कामयाब होंगे। प्रोसेसिंग है ना भाई, तो ये 4 साल का, 5 साल का समय, कड़ी मेहनत
और आपको कामयाबी किसी हाल में, किसी काल में मिलने वाली है। बस आप खड़े रहिए, आप खड़े रहिए। ऐसा ना हो कि जो ज़मीन पर आपने जो बीज बीजा वो 2-4 दिन लेट हो गया, वो निकला नहीं, आपने सोचा वो उगेगा ही नहीं, वो ज़मीन से निकलेगा नहीं, आपने उसको फिर से हल लगा दिए, बो दिया, और असल में वो निकल नहीं वाला था। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे एक बंदे ने किसी से पूछा कि हमारे इलाके में पानी कितने फुट गहराई में आता है, तो उसको जवाब मिला कि जहाँ पर जो पानी है 60 फुट गहराई में पानी हमें मिल जाएगा। मतलब उसने पूछा कि सर कितने फीट पे पानी आएगा, तो जवाब देने वाले बोला 60 फीट पे। तो अब वो बंदा गया, उसने अपने हाथ में औजार लिए और खड्डा खोदना शुरू कर दिया। खोदना वो खड्डे में डूब गया और बड़ा खड्डा हो गया, तकरीबन 15 फुट का। तो वो वहाँ से निकला और फिर दूसरी जगह खड्डा खोदना शुरू कर दिया। 15 फुट वहाँ गया, फिर तीसरी जगह गया, 15 फुट वहाँ गया, और फिर चौथी जगह गया, वहाँ पर 15 फुट का खड्डा खोद दिया। अब वो टोटल कैलकुलेट करता है, उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, मैथ उसका बिल्कुल सही है कि उसने 60 फुट का खड्डा निकाल दिया। अब साथियों, क्या पानी आएगा? यस और नो। पानी निकलेगा उस खड्डे में से। 60 फुट उसे खोदने के लिए कहा गया था, उसने 60 फुट खोद दिया। अब क्या पानी वहां से आएगा? नो हो रहे हैं, क्योंकि उसने सही दिशा में अपलाइन की पूरी बात सुनी ही नहीं कि वो गहराई में जाना कि छोटा छोटा लगाना। और हमारे साथ यही हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, अपनी कंपनी को कर रहे हैं, जहाँ पर समा लगा रहे हैं, उसके बाद कुछ और साथ में छेड़ रहे हैं, फिर कोई दूसरी कंपनी से जहाँ आया, कोई तीसरी कंपनी से जहाँ आया, कोई चौथी कंपनी से जहाँ आया। साथियों, जहाँ आया वहाँ टिक जाइए, समा दीजिए, अपलाइन की बात मानिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए, प्रोसेस का हिस्सा बनिए। कामयाबी आपके कदम चूमेगी, कामयाबी आपको किसी हाल में मिलने वाली है। और जिसको जिस काम करने में डर लगता है, अगर आप उस काम को बार बार करते रहोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। नए अगर छोटा बच्चा, उसको साइकिल चलाने में डर लगता है, 1-2 बार गिरता है, वो डरता है, पर माता पिता उसे पीछे से कैरियर पकड़ कर सिखाते हैं और वो सीख जाता है। मतलब अगर जिस काम में आपको डर लगा उसको ज़्यादा कीजिए, दिन में ज़्यादा समय दीजिए, एक दिन आप उस काम के बापू बन जाएंगे, उस काम के एक्सपर्ट बन जाएंगे। और बिजनेस का एक नियम और है, बिजनेस का एक नियम और है। मैं देख पा रहा था समय मेरे पास 7:20 का, शायद जगदेव सर ने कमेंट किया था, तो मैं अपने समय में रहकर ही बात करूंगा। साथियों, बिजनेस का एक नियम और है। आप बिजनेस कर रहे हो, अब जहां पर हम लाखों करोड़ों कमाने के लिए आए हो, मुझे को पूछे तो मैं बोलता हूँ करोड़पति बनूंगा। कभी आपने सुना नेटवर्किंग में को बात करता कि यार हम लाखपति बन जाएंगे बहुत जल्दी समय में? जहां पर हम करोड़पति बनने की बात कर रहे हैं। और करोड़पति कब बना जा सकता है? जब हम करोड़ रुपया अपने पास ले चुके होते हैं, करोड़ रुपए के मालिक होते हैं। अब जहां पर हम करोड़ रुपया कमाने की बात कर रहे हैं, पर बिजनेस में हम हजारों नहीं लगा रहे, 100 भी नहीं लगा रहे। बिजनेस हमें फ्री का चाहिए। जब हमारे पास ये कोई अपॉर्चुनिटी लेके आता है, जब हम किसी के पास अपॉर्चुनिटी लेकर जाते हैं, तो अगला क्या बोलता है? सबसे कम में बताइए। हम बोलते हैं 3168 रुपये, 3170 रुपये में बिजनेस शुरू हो जाए। नहीं, उसमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा। तो सोचिए, जब उसी पर्सन से बात करें कि इसमें करोड़ों कमाए जा सकते हैं, बोला नहीं करोड़पति कब तक बनूंगा। अब ये क्या हो रहा है? हर घर में, किसी घर में जाइए, 50,000 मिनिमम बता रहा हूँ, 50,000 से ज़्यादा फ़ोन है लोगों के पास। आम लोगों के पास तो एक एप्पल का फ़ोन 50,000, 60,000, 70,000 हज़ार का है, लाख रुपए का फ़ोन है एक पर्सन के पास। मतलब एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, मैं कहूँगा पुअर फैमिली, जिनके पास BPL के आधार कार्ड, BPL के राशन कार्ड है, बिलो पुअर लाइन, उनके घर में भी मिनिमम 50,000 के फ़ोन हैं। तो बिजनेस में 10,000 लगाना हो तो पेट के जहाँ से दर्द निकलता है, इस जगह से पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट रहा है, कोई 10,000 हमसे छीन कर, हमारी दुनिया ही छीन कर लेके जा रहा है, और वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पा रहे हम। जब तक ये माइंडसेट नहीं ना बदलेगा, तब तक बड़ा काम नहीं होगा। और हमें लोगों का माइंडसेट चेंज करना होगा। अभी तक मैं जानता हूं, इस जूम पर
इस जूम पर जो 142% है, पर एक चीज़ की मुझे बहुत खुशी है कि ये काउंटिंग बढ़ रही है। नहीं तो 7 बजे के बाद जो काउंटिंग कम होना शुरू हो जाती है, लोग अक जाते हैं यार, समा नहीं है लोगों के पास। मैं गारंटी देता हूँ इस जूम में जो साथी हैं 142 100 प्लस होंगे, या 100 के आगे पीछे साथी ऐसे होंगे जो बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोडक्ट से जूझ हो गए हैं, और वो 2 प्रोडक्ट खाकर भी फ्री हो चुके हैं। उनके घर में 10 रुपए के या 2000 के भी प्रोडक्ट नहीं है, और बात वो भी करोड़पति बनने की कर रहे हैं। सॉरी किसी को बुरा लग रहा है, क्योंकि बात मैं आपको पते की बता रहा हूँ। अगर आप वही, फिर आपको ये कोई और नहीं बताएगा, आपका आईना, आपका शीशा बताएगा। मेरी मीटिंग के बाद खड़े होकर शीशे में देखिए 2 से 3 मिनट और हिसाब लगाइए कि जितेंद्र सिंह ने जो बातें की कितनी सच थी और कितनी झूठ थी। अगर आपको मेरी बातें कुछ दुनियावी मनगढ़ंत लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट पास कर दीजिए, मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ग्राउंड की असलियत बता रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने किया। क्योंकि अपलाइन जो करती है, जो कर रही है, जो हंडा रही है, हम वहाँ तक अभी नहीं पहुँचे। क्योंकि जो अपलाइन है, जो हमारा लीडर है, वो उस प्रोसेस से निकल चुका है जहाँ से आज हम निकल रहे हैं। आज हमारा बेटा कहे कि मैं आपसे ज़्यादा समझदार हूँ, तो क्या ये मानने की बात है? क्योंकि बेटा जिस एज में है वो एज तो हम निकल चुके हैं, हमें पता है उस एज में क्या होता है। थैंक यू संतोष सिंह जी, आप कमेंट कर रहे हैं, पठानकोट से हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं केवल कृष्ण जी की टीम से, और रुपिंदर मसी सिस्टर है हमारे। तो ये चीज़ें मैं आपको फिर से बताऊं कि ये प्रोसेसिंग का हिस्सा है, आपको इनको फॉलो करना होगा और बिजनेस को बिजनेस समझना होगा। दुनिया का कोई बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं चलता। आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट तो लगा कर देखिए, और जहाँ पर आपका लगाया पैसा जहाँ पर व्यर्थ नहीं जाने वाला। आपने एक प्रोडक्ट लिया, 1584 रुपये आपने खर्चे, उसके बदले में आपको जो प्रोडक्ट मिला वो 1970 रुपये में आपका बिकेगा, नहीं तो 1650 से नीचे तो कोई बेचता ही नहीं उसको। आपने एक हरिद्रा का ड्रॉप्स लिया, 270 का आपको मिला, 350 का बिकेगा, है ना। कितना कुछ कंपनी आपको अपग्रेड कर रही है। आपको एमआरपी वो भी मिलेगी, एमआरपी पे डिस्काउंट भी मिलेगा, एमआरपी पे प्रॉफिट भी मिलेगी, पर आपको बिजनेस भी बढ़ेगा। सो क्यों ना हम एक काम करें कि हम 5 से 10 हज़ार बिजनेस में लगाएं, है ना। जो हमारे पास घर में 4 बंदे हैं तो 4 मोबाइल हैं, उसमें से एक मोबाइल ही सेल कर देते हैं यार। एक बिजनेस के लिए तो कुछ करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि 4 मोबाइल है, चारों का 300 रुपये रिचार्ज, 1200 महीने का तो वो रिचार्ज हो रहा है। हम कमाई कर रहे हैं, उसके बाद खर्च रहे हैं। अगर हम खर्चा थोड़ा कम कर दें तो समझ लीजिए किसी की 10,000 अगर इनकम है, वो 3,000 या 2,000 ऐसे व्यर्थ करता। अगर वो 2,000 वहाँ से रोकता है तो उसके मेडिसिन का खर्चा बनता है, उसका रिचार्ज का खर्चा बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी इनकम 12,000 के करीब होगी। वो इनकम को बढ़ाता है अपने को। बिजनेस को दीजिए, जो देंगे वो मिलेगा, है ना। जो पिंडे सोई बरमंडे, जो खोजे सो पावे। जो आप किसी को देंगे वही आपको मिलेगा, और कुदरत भी यही नियम पे चलती है। कुछ नया नहीं होता हमारे पास, जो हम बीजते हैं वही हम काटते हैं। माइंडसेट की बात कर रहा था। तो प्रोसेसिंग का हिस्सा बढ़ते रहिए और प्रोसेसिंग में चलते रहिए। कहते हैं कि एक मैं आपको बात करना चाहूँगा, मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते। एक शेर है, मैं अक्सर सोचता हूँ और गाता हूँ। मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से ही नहीं निकले। अगर आप चलोगे ना तो भटकते भटकते मंजिल आपको एक दिन मिल जाएगी। कहते हैं गुमराह तो वो लोग हैं, भटके तो वो लोग हैं जो घर से ही नहीं निकले। तो निकलिए घर से। इंद्रपाल बराड़ सर ने कितनी बार आपको जो स्टोरी सुनाई, मुझे जो स्टोरी सुनाई कि मेरे पास ना तो लोग थे, ना मेरे पास तो कोई बिजनेस था। मैं कोट पैंट डालकर रोज़ निकल जाता था घर से, और
एक दिन एक किराने वाले ने मुझसे पूछा कि सर आप रोज़ डायरी पेन लेकर और कोट पेन डालकर निकलते हैं, आप कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं? तो बोले मैं न्यूट्रिशन का बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं लोगों को अच्छी सेहत की सलाह दे रहा हूँ, लोग ठीक हो जाए इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। अब तो तब उनका वो शुरू हुआ प्रोसेस। आज वो कहाँ पर है? क्योंकि उनको प्रोसेसिंग से वो भागे नहीं। हम प्रोसेसिंग को ही छोड़ देते हैं, हम वो बीच वाला समा ही छोड़ देते हैं। माहौल बहुत ज़रूरी चीज़ है साथियों, माहौल में रहिए, अपनी टीम को माहौल में रखिए। होम मीटिंग्स दीजिए टीम को होम मीटिंग्स दीजिए, टीम के घर में जाइए, उनसे मीटिंग्स कीजिए, उनसे कन्वर्सेशन कीजिए, उनसे बात कीजिए। अपनी अपलाइन को डेली फ़ोन कीजिए, जहाँ पर अपलाइन करे तो करे, नहीं तो टीम को क्या पड़ी है, मुझे क्या पड़ी अपलाइन को करने की, जिसको ज़रूरत है वो करेगा। भाई आज अपलाइन को आपकी ज़रूरत है, वो आपको कॉल कर रहा है, पर एक सच और जान लीजिए, आपकी अपलाइन ब्रॉडकास्ट कर रही है, आपकी अपलाइन रोज़ नए पर्सन को ढूंढ रही है। जिस दिन आपके जैसा या आपसे अच्छा कोई और मिल गया, आपकी अपलाइन का आपको फ़ोन आना बंद हो जाएगा। तब आप क्या करोगे? आज आप लोग हाथ खींच रहे हो, आज हम अपनी अपलाइन से हाथ खींच रहे हैं। जिस दिन उसने खींच लिया ना, पता तो तब लगेगा भाई, पता तो तब लगेगा। इसलिए अपलाइन का विश्वास अपने ऊपर बना के रखिए, टीम का विश्वास बनिए। अपलाइंस को ये मौका मत दीजिए कि मुझसे बेटर ऑप्शन उसको कुछ मिल जाए, अपलाइन को हमसे बेटर ऑप्शन मिल जाए, इसका मौका उन्हें मत दीजिए। बात कीजिए अपनी अपलाइन से डेली, उनको बताइए मैं हूँ। और अपना कई लोग तो अपलाइन को बात फ़ोन ही करते हैं अपना रोना रोने के लिए, अपना वो अपनी नाकामयाबी का ठीकरा उसका सिर पर फोड़ने के लिए। तो ऐसा भी मत कीजिए। अगर एक चीज़ सोचिए, अगर आप किसी टीचर को स्कूल में हंसकर बात करते हो, उसकी सिफ्त करते हो, है ना, उसको अप्रिशिएट करते हो ना, उसको आप बहुत ज़्यादा सहलाते हो, तो वो पर्सन आपसे ज़्यादा प्यार करेगा। या जिस टीचर के जो बच्चा टीचर के आगे जाके रोता रहता है, मुझे पढ़ाई नहीं अच्छी आती, आप अच्छा समझाते नहीं हो, आप अच्छा बताते नहीं हो, आपको समझाने का तरीका नहीं है, टीचर उस पर ज़्यादा जोर लगाएगा जो टीचर को अप्रिशिएट करे, सर बहुत अच्छा सर, आप जैसा कोई टीचर नहीं है, उसको ज़्यादा समझाएगा। असल में हम उसी पर देते हैं जोर जो हमसे प्यार करता है, जो हमें खुश रखता है, तो टीचर भी वही करेगा और हमारी अपलाइन भी वही करती है। हम रोना रोते हैं, फिर अपनी अपलाइन क्या करती है, फॉर्मेलिटी के लिए हमें कॉल कर देती है, भाई कैसा चला, तू चिंता ना कर, तेरे साथ है, ये है वो है। पर असल में वो प्यार और सपोर्ट उसको कर रहा होता है जो उसको प्यार और सपोर्ट कर रहा होता है। क्लोजिंग की रात गई, क्लोजिंग कम पड़ गई, 2-4 प्रोडक्ट से को लेवल खोज गया, डेक तेरे की लगा, या अपलाइन को फ़ोन ले ली, क्लास उसकी। अपलाइन भी सुबह समझ जाता है इसकी क्लोजिंग पूरी हुई है, इसलिए शायद मुझे कॉल कर रहा है। तो साथ ही ये चीज़ें, ये बातें हैं, ये बेसिक स्टेप है। कुछ ऐसी बातें मैं आपको बता रहा हूँ जिनको छोड़ना होगा, और कुछ ऐसी बातें जिनको पकड़ना होगा। और ये सारा प्रोसेसिंग है, इन बातों को पकड़कर, इन बातों को छोड़कर फिर जाकर जो चीज़ मिलेगी वो कामयाबी उसको कहते हैं, उसको कहते हैं कामयाबी। और फिर वो कामयाबी हमें बहुत दूर तक आगे लेके जाती है, बहुत बड़े समय तक हम कामयाब हो जाते हैं, बड़े समय से पहले ही कामयाब हो जाते हैं। और बात करूं कि भगवान की प्रक्रिया है, भगवान को ना तो आप बदल सकते हो, ना भगवान के उस सिस्टम में आप हाथ फंसा सकते हो। भगवान ने जैसा करना है वैसा ही करना है। तो आप इस चीज़ को मानना शुरू कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होता है ठीक होता है। इसके लिए कितनी कहानियाँ प्रचलित हैं, पर आप मेहनत ना करें, ये ठीक नहीं होता। आप मेहनत करते रहिए, डेली मेहनत करिए, कड़ी मेहनत करिए, आपका वो फार्मूला आपको कामयाब कर देगा। कड़ी मेहनत और 4 से 5 साल एक ही कंपनी में आपको देने होंगे। पर भगवान जो करते हैं ठीक करते हैं। मैं उस पर भी आपको एक बात बताऊंगा। एक जहाज़ था टाइटैनिक। किसने आज तक टाइटैनिक का नाम सुना है, टाइटैनिक के बारे में सुना है? टाइटैनिक जहाज़ था जो कभी ना डूबने वाला जहाज़ था, कभी ना डूबने वाला। मतलब
ऐसा नहीं था कि वो कभी नहीं डूबेगा, पर उसके बारे में एक ही बात प्रचलित थी, जब से वो बनता रहा, बनने में जो प्रोसेस लगा और उसके बारे में बताया जाता था वो कभी ना डूबने वाला जहाज़ है। पर वो अपने चक्कर गया, जो पहली उसने राइड की, जो पहला अपना उसने जो टूर लगाया, उसका वही आखिरी टूर रहा। मतलब वो पहला टूर था और वही उसका आखिरी टूर बन गया, वो पहले टूर में ही डूब गया। अब इसके पीछे एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं इसके आगे आपको। एक पर्सन था, वो अंग्रेज पर्सन था, एक जॉन नाम का। उसने क्या किया, टाइटैनिक वो अच्छी मतलब उसके पास पैसा ठीक था, पर टाइटैनिक की टिकट बहुत महंगी थी। उसको बनाने में जो समय लगा था, उसके बारे में जो बात प्रचलित थी और उसकी खूबसूरती टाइटैनिक जहाज़ की जितनी प्रमोशन की गई, उसकी टिकट महंगी थी। तो उस पर्सन ने क्या किया, 4 टिकट खरीद लिए, 5 टिकट अपने 3 बच्चों के, एक अपना, एक अपनी वाइफ का, एक अपने माता पिता का भी खरीद लिया और 7 टिकट वो ले लिए उसने। और उसके लिए उसको अपनी सारी जमा पूंजी, अपने जो उसके पास पैसा था, इवन कि अपने घर मकान भी गिरव रखकर उसने पैसा लिया और वो 7 टिकट उसने टाइटैनिक के खरीद लिए जहाज़ पर जाने के लिए। अब वो 7 टिकट लेकर रेडी था कि जहाज़ जब निकलेगा, उस टाइटैनिक जहाज़ में वो सफ़र करेगा, उसका वो सपना पूरा हो रहा था। जब जहाज़ चलना था, उसके 2-4 दिन पहले ही उसके कुत्ते ने, उस जॉन के कुत्ते ने उसके एक बच्चे को काट दिया, बेटे को काट दिया। अब जब बेटे को कुत्ते ने काटा तो बेटे को बुखार आ गया और 2-4 दिन के बाद टाइटैनिक जहाज़ 10 अप्रैल 1912 की जो बात है, 10 अप्रैल 1912 को जब वो जहाज़ निकलना था, तो उससे पहले उसकी वाइफ ने जॉन से कहा कि भाई ऐसा है कि बेटे को बुखार नहीं छूट रहा, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, वो लंबा सफ़र है, दिनों का सफ़र है, हफ्तों का, ऐसा ना हो बेटे को ज़्यादा दिक्कत आ जाए, तो आप बाकी बच्चों को लेकर, माता पिता को लेकर जाओ, मैं यहीं अपने इस बेटे के साथ रहूँगी, इसकी सेवा करूँगी, ऐसा ना हो इसको ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए वहाँ पर जाने के लिए। तो वो डबल माइंडेड हो गया, क्या करूँ, जाऊँ ना जाऊँ, अपने परिवार के साथ जाने के बारे में सोचा था अक्सर। फिर वो दुखी हृदय से उसने एक डिसीज़न लिया कि मैं नहीं जाऊँगा, उस जहाज़ पर मैं नहीं जाऊँगा। उसने अपने कुत्ते को मारा भी, पीटा भी, कुत्ते को बुरा भला भी कहा, कुत्ते को गालियाँ भी दी कि ये तूने क्या किया, इतना बहादुर कुत्ता और आकर मेरे एक बेटे को तूने काट लिया। तो उसने डिसीजन लिया कि वो जहाज़ में नहीं जाएगा। और 10 तारीख को 1912 को ये जहाज़ निकलता है और वहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ जाकर जहाज़ को सी ऑफ करता है, बाय बाय करता है और रोता है कि ये चांस मुझसे खूंच गया। सबसे पहली जो जहाज़ का जो टूर था उस पर मैंने जाना था, पहली राइड पर जाना था, क्योंकि वहाँ पर वो टिकट्स जो की थी वो रिफंडेबल नहीं थी, वो पैसे उसके वापस भी नहीं आने थे, तो वो ज़्यादा दुखी था। अब क्या होता है कि जहाज़ जाता है और 15 अप्रैल 10 अप्रैल को जहाज़ चलता है और 15 अप्रैल सुबह ही ये खबर सारी दुनिया में फैल जाती है कि टाइटैनिक डूब गया और वहाँ पर कोई नहीं बचा। टाइटैनिक जहाज़ डूब गया और वहाँ पर कोई नहीं बचा। तो फिर वो जॉन क्या उठता है और अपने कुत्ते को इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, कुत्ते को कहता है कि तेरी वजह से सब हुआ। कहते हैं कि भगवान ने जो किया वो भले के लिए किया, ठीक के लिए किया। हम सोचते हैं गलत हो गया, अगर वो उस जहाज़ में चला जाता तो पूरे परिवार के साथ डूब जाता था। ऐसा कुछ कर दिया उस भगवान ने, अच्छा कर दिया, ठीक कर दिया, अच्छे के लिए हुआ और वो टाइटैनिक में डूबने से बच गया, वो पर्सन और उसकी सारी फैमिली बच गई। सो भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। ये मत सोचिए कि उसने प्रोडक्ट लिया 5 दिन के बाद बंद कर दिया, उसको रिजल्ट नहीं आया, ये हो गया वो हो गया। सॉरी समा निकल गया, मैं समा नहीं देख पा रहा था, सॉरी जगदेव सर और सॉरी आज टीम, बातों की बहाव में बह गया। मैं भी टाइटैनिक जहाज़ पर बैठा हुआ था। तो साथियों मैंने बातें दिल से की हैं और अपना पूरा अच्छा देने के लिए आपको किया। तो अगर कुछ बुरा हो गया तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और आप सभी से एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अरदास कीजिए मेरे पिताजी जिनका अभी थोड़ी देर पहले देहांत हुआ है, वो भगवान उनको अपने चरणों कमलों में निवास बख्शे, क्योंकि संगत की हुई अरदास कभी व्यर्थी नहीं जाती। तो आप सब से उम्मीद करता हूँ और इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। किसी को बुरा लगा हो तो दिल से माफ़ी है आपसे, और अच्छा लगा हो तो आप अपनी जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए और बड़ा काम कीजिए। थैंक यू। रॉकिंग वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज का ग्रेट